नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। कांग्रेस में लंबे समय से संगठन के चुनाव की मांग कर रहे और तमाम सी मांग कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कल पार्टी से इस्तीफा दे दिया और 5 पेज की चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को, कांग्रेस अध्यक्ष को। और उस चिट्ठी में जो खास उसके जो हिस्से हैं, खास अंश हैं चिट पत्र के, उनको लेकर के कल से बहस जारी है। और ऐसे समय पर यह पत्र लिखा गया है, इस्तीफा दिया गया है, जब कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी विदेश में हैं। और उस समय ये इस्तीफा आया है। कुछ चीज़ें बहुत दिन से चल रही थी। ग्रुप 23 नेताओं द्वारा बनाया गया था, उसको लेकर के बात चल रही थी। लेकिन उसके बाद में भी जो कांग्रेस के कार्यक्रम होते रहे, उनमें गुलाम नबी आजाद और जो दूसरे नेता थे इस ग्रुप के, उनकी उपस्थिति दिखती रही। अभी उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ, उसमें अग्नि पंक्ति में बैठे दिख रहे थे गुलाम नबी आजाद। लेकिन ऐसे समय में जब कांग्रेस के अध्यक्ष बाहर हैं, विदेश यात्रा पर हैं, इलाज के सिलसिले में बाहर गए, तो उस समय कांग्रेस गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। 49 साल से थे कांग्रेस में वो, और 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी है। और खास तौर से राहुल गांधी पर हमले बोले हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि राहुल गांधी चापलूसों से घिरे हैं। जो फैसले संगठन के, वो फैसले उनके पीए और सुरक्षा गार्ड लेते हैं। और खासतौर से 2013 में जब वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष बनाए गए थे, तभी से ये परंपरा शुरू हो गई है कि वरिष्ठ नेताओं को किसी विचार विमर्श में शामिल नहीं किया जाता है, उनकी राय नहीं ली जाती है। और तभी से पार्टी का बंटाधार शुरू हो गया है। 39 विधानसभा के चुनाव इस दौरान हुए 2013 से, जो कांग्रेस हारी है। और ये सारे हमले राहुल गांधी पर बोले हैं। उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से कुछ लोग ये समझ रहे थे, सोच रहे थे कि प्रयास शुरू होंगे, मनाने का प्रयास किया जाएगा गुलाम नबी आजाद को। लेकिन कांग्रेस के जो सीनियर लीडर थे, उन्होंने आगे आकर के सीधे शुरू कर दिया गुलाम नबी आजाद पर। जो पूर्व निर्धारित प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कांग्रेस की, वो दिल्ली के मुद्दे को लेकर थी, लेकिन उसमें भी अजय माकन जी और जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर विचार रखा और कहा कि इस समय पर, ऐसे समय पर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी है जब कांग्रेस भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। पूरा कार्यक्रम उसका घोषित हो गया है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, ध्रुवीकरण के खिलाफ कांग्रेस लड़ने जा रही है। ऐसे समय पर आजाद ने पार्टी को छोड़ा है। इसका मतलब ये है कि वो हमारे साथ महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर संघर्ष नहीं करना चाहते। ये खासा कांग्रेस के और नेता थे, छोटे बड़े नेता, उन सबकी भाषा लगभग यही थी। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी इस पर अपनी कमेंट दिया और कहा कि ये अनमेच्योर्ड फैसला है गुलाम नबी आजाद का। उन्होंने कहा कि हम लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष रहे न रहे, बने न बने, लेकिन वो हमारे नेता हैं, ये बात 100% सही है। और आजाद को पार्टी के बारे में सोचना चाहिए था। हमारा कर्तव्य है कि हम भी कुछ करें। ये कहा सलमान खुर्शीद ने अपनी प्रतिक्रिया में। तमाम से जो और नेता है कांग्रेस की, उनकी भी प्रतिक्रिया इसी तरह से आई है। अशोक गहलोत साहब के भी कमेंट हम देख रहे थे, उन्होंने भी कहा कि आज चापलूसों की बात कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद। और गुलाम नबी आजाद संजय गांधी के समर्थकों में थे और उस समय संजय गांधी के इर्द गिर्द जो लोग रहते थे उन्हें भी चापलूस कहा जाता था। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें उनकी योग्यता को, उनकी अनुभव को समझा और उन्हें बराबर कांग्रेस में मान सम्मान दिया। तो ये
तमाम से कमेंट कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आए और ख़ास तौर से कई चीज़ें उनके उन्हें धोखेबाज कहा गया है और कई तरह का कोई लोग कह गए हैं कि वो मोदी का एजेंडा चला रहे थे कांग्रेस में, ये भी कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने से क्या असर पड़ने वाला है ये तो समय बताएगा, लेकिन आज जो दूसरा दिन था उनके इस्तीफे के बाद में, उसका असर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल गया। वहाँ 6 विधायक हैं कांग्रेस के, उनमें से 5 ने गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। एक विधायक जी जो बचे हैं वो अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये जो स्थितियाँ हैं वो बहुत सामने आ रही हैं और बहुत समय से लगभग 2 साल हो रहे हैं धीरे धीरे, जब से कांग्रेस के ये जो वरिष्ठ नेता हैं वो बराबर ये मांग कर रहे हैं, विभिन्न मंचों से मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस को खड़ा किया जाए और जिस गति जिस दिशा में और जिस तरह से शब्द और इस्तेमाल हुआ है की चिट्ठी में कि रिमोट कंट्रोल संस्कृति जो किसी समय सरकार में होती थी, मनमोहन सरकार में, वो रिमोट कंट्रोल संस्कृति अब कांग्रेस में चल रही है और उससे ही कांग्रेस का बंटाधार हो रहा है। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद जैसा नेता जो 49 साल तक पार्टी में रहा, जिसने अपने पूरा जीवन कांग्रेस को दे दिया, उनके इस्तीफे के बाद में उन्हें मनाने की, उनका इस्तीफा वापस कराने की कोशिश तो नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस के नेता और खासतौर से जो राहुल गांधी के नज़दीकी कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने जवाबी हमला जरूर गुलाम नबी आज़ाद बोलना शुरू कर दिया। इससे क्या नुकसान होगा ये हमने अभी जिक्र किया कि कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं जम्मू कश्मीर में, उनमें से 5 ने आज पार्टी छोड़ दी जब उनके समर्थन में, गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में। और चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद का असर दिखेगा और कहीं तो लोग ये रहे हैं कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में शून्य की स्थिति में होगी। हम इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि जब 24 की तैयारी चल रही है और कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा के रूप में तमाम से कार्यक्रम घोषित हो चुके हैं, दिल्ली में रैली होने जा रही है इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। ऐसे समय में गुलाम नबी आज़ाद का इस्तीफा क्या माने रखता है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या ये समय उचित है, ये भी एक सवाल है कि क्या ये इनके क्या इस्तीफे का के लिए ये समय उचित है। ये सारी चीज़ें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विवेक नारायण मिश्रा जी से ही शुरू करते हैं ये सारी चीज़ें कि खासतौर से कई चीज़ें बहुत सारी, तो ये रिमोट कंट्रोल वाली बात कही है गुलाम नबी आज़ाद जी ने। 5 पेज की चिट्ठी है, उसमें 2 पेज में तो गुलाम नबी आज़ाद जी ने यही कहा है कि यही बताया कि वो उन्होंने किस तरह से पार्टी की सेवा की। और जो कमेंट्स हैं, एक से एक कमेंट्स हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि ये वो उम्र है जब 49 साल की सेवा कर चुके हैं, 73 साल की उम्र हो चुकी है, तब जब राजनीति से संन्यास लेने का समय उनका है तब वो इस्तीफा दे रहे हैं। उन्हें तो जो नई पीढ़ी के नेता हैं, युवा नेता हैं, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, लेकिन जब संन्यास लेने का वक्त है उनका राजनीति से, सब कुछ वो देख चुके हैं, तब वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। विवेक नारायण मिश्रा जी, क्या इस तरह की स्थितियां चल रही हैं जब पार्टी में नेताओं को जोड़ कर रखने की बात है, उस समय इस तरह के फैसले और इस तरह के फैसलों को भी गंभीरता से न लिया जाना और धोखेबाज, एहसान फरामोश, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किया जाना गुलाम नबी आज़ाद के लिए, ये कितना नुकसान पार्टी के लिए पहुंचाएगा, कितना लाभ नुकसान होने वाला है इससे। और जो लोग अभी ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, चाहे वो शोक गहलोत जी हों, वो सारी चीजें दिख ही रही हैं। हमने जिक्र किया, 2 बार जिक्र किया अभी जम्मू कश्मीर की राजनीति का। तो क्या कांग्रेस सोच रही है अब, क्या और इस्तीफों का इंतजार है कि कल यहाँ मंत्री जी थे, वन मंत्री, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कहा कि गुलाम नबी आज़ाद का इस्तीफा अंतिम नहीं है, अभी कांग्रेस में और लोग हैं जो कांग्रेस को छोड़ने वाले हैं।
गुलाम नबी आज़ाद जी का जो इस्तीफा है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लोग पार्टी छोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो अब रही बात उनके, अब ये जो उन्होंने तर्क दिए हैं शेखर साहब, ये तर्क तो उनके एक खास चश्मा लगा के उन्होंने तर्क दिए हैं। और वो कांग्रेस के शीर्ष नेता थे, कांग्रेस के शीर्ष पदों पे रहे, तो वो चाहे केंद्रीय नेतृत्व के बहुत नजदीक रहे, और जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उन मुद्दों को वो बैठ के बात भी कर सकते थे। कांग्रेस एक बड़ा परिवार है, जहां चार बर्तन होते हैं, खटकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम घर छोड़ दें। जिस घर की छत ने आपको सब कुछ दिया, पूरे जीवन भर दिया, तो उसको आप इस तरह से छोड़ दें, जबकि पार्टी अध्यक्षा इस समय बाहर हैं इलाज के सिलसिले में। और आज देश में जिस तरीके से जो एक माहौल चल रहा है, आज जो लोग भाजपा के समर्थन में खड़े थे, आज वो 150 सिविक सोसाइटीज कांग्रेस के साथ खड़ी हैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ करने के लिए। और आज देश में 8 सालों में 1% नौकरी भी सरकारी नहीं लोगों को मिली, 12 करोड़ नौकरियां चली गई, अर्थव्यवस्था हमारी डावाडोल है। तो आज इन परिस्थितियों के बीच में एक ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है। आज ऐसे माहौल में अगर आपने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया है, तो ये कहीं कहीं से फिरका परस्त ताकतों को मजबूत करने का फैसला है। ये बात बिल्कुल पक्की बात है कि ये फिरका परस्त ताकतों को मजबूत करने के लिए एक लिया गया फैसला है। कांग्रेस कितनी कमजोर होती है वो आगे बताएगा समय, लेकिन ये जरूर है कि फिरका परस्त ताकतों को इससे मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हैं कि वहां पे 6 विधायक में 5 ने छोड़ दिया है। आप देखिए वहां जो पहले से पार्टियां मौजूद हैं, वहां पे बोर्ड का डिवीजन होगा, इसमें किसका फायदा होगा? भाजपा को फायदा होगा। तो ये कहीं न कहीं से फिरका परस्त ताकतों को मजबूती देने के लिए ये मजबूती देने वाला ये फैसला है। दूसरा जो उन्होंने तर्क दिए हैं शेखर जी, गार्ड और ये कांग्रेस चला रहे हैं, वो शायद हमें लगता है कि उनको कांग्रेस के गार्ड पसंद नहीं आए, जो देश चला रहे हैं वो गार्ड उनको चाहिए थे, इसलिए उन्होंने फैसला लिया। पीए की बात करते हैं, ये कि आप अगर बात करें तो आप कभी राष्ट्रपति से मिलने जाइए, तो वहां पे जो पीए आई प्रोटोकॉल में आपको दस्तखत करने पड़ते हैं, और वहां ये भी होता है कि जब पीए आपसे इशारा करेगा तो आपको उठना पड़ेगा। तो इसके माने क्या राष्ट्रपति जी को पीए चला रहे हैं क्या? तो ये उनके सारे जो तर्क उन्होंने दिए हैं, ये सारे एक खास चश्मे वाले हैं ये। और आज रिमोट की जो उन्होंने बात करी है, तो पूरे देश को मालूम है कि आजादी के समय और आजादी के बाद भाजपा का रिमोट कहाँ पे है। आज वो रिमोट की बात उनको रिमोट याद आई, तो वो एक सारी चीजों को उन्होंने एक खास चश्मे से लिया है। और ये चश्मा साफ साफ ये बिल्कुल इससे बात तो तय बिल्कुल है कि आज जिस मौके पे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, जो इस समय हालात थे, जिस तरह से जो 150 सिविल सोसाइटीज जिन्होंने किसी समय भाजपा को समर्थन दिया था, आज वो सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से उन 150 सिविल सोसाइटीज का भाजपा से मोहभंग हो चुका है, और वो कांग्रेस के साथ खड़ी हुई हैं। ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ना ये बिल्कुल तय है कि आपने कहीं न कहीं से फिरका परस्त ताकतों को आप ताकत देने की आप मन बना चुके हैं। जरूर राजपूत बोलिए। श्री गुलाम नबी आजाद जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस को 49 वर्ष की सेवा दी है। सर 49 वर्ष का समय बहुत बड़ा समय होता है, एक अनुभव की बात है। और अगर उनके बारे में हम कुछ अपनी तरफ से या कुछ ऐसा जोड़ के बोलें तो वो मेरे अनुमान से गलत होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास सबसे पुरानी पार्टी का 49 वर्ष का सेवा का अनुभव हो, तो उन्हें कोई नई राय देना या बताना या उनके बारे में टिप्पणी करना वो गलत होगा। हाँ, ये चीज जरूर है कि कांग्रेस के लिए इस टाइम कांग्रेस का भारत जोड़ो कार्यक्रम, जो उनकी यात्रा का कार्यक्रम शेड्यूल बन चुका है, पूरा सब कुछ हो चुका है। और कांग्रेस की अध्यक्षा जी भी नहीं है इस टाइम देश में, वो भी बाहर हैं। उस टाइम गुलाम नबी आजाद जी का इस्तीफा देना ये एक बहुत चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए। और इस पर गहनता से इस पार्टी को विचार भी करना चाहिए इस चीज पे कि क्या कमी रही, क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि हमारा इतना पुराना नेता, इतना जिसने 49 वर्ष सेवाएं दी,
उसके बाद एंड मौके पर, जैसे पूर्व में आप बता चुके हैं कि जिस वक्त जो है संन्यास लेने का समय है तब वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो मैं उस चीज को ज्यादा लंबा करते हुए मैं शॉर्ट में ही बात को बताना चाहूंगा कि जब 49 वर्ष की सेवा के बाद अगर कोई व्यक्ति पार्टी से इस्तीफा देता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा है, शुरुआत से लेकर राज्यसभा से लेकर लोकसभा से लेकर, और अध्यक्ष भी रहे हैं वो, कई कमेटियों में भी अध्यक्ष रहे हैं, तो उनको जो अनुभव है वो गिने चुने नेताओं को कांग्रेस में अनुभव होगा। तो उन्होंने जो फैसला लिया है कहीं न कहीं पे उनको पीड़ा या ऐसी बात लगी होगी, या उनको आत्मसम्मान में कोई कमी लगी होगी, या उनकी नीतियों के अनुसार, या उन्हें ये लगा होगा कि कांग्रेस जो अच्छा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, इस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया। हाँ, ये बात जरूर है कि देश जो है जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, और कांग्रेस जो देश के लिए अपनी एक धारणा और जो बना रही है उसके तहत जो कार्य कर रही है, इस टाइम उनका इस्तीफा देना बेहद कांग्रेस के लिए कठिन परिस्थिति होगी, और इसका आने वाले समय बताएगा कि क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे बताया कि पंजाब, वहां जम्मू कश्मीर में विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, एकमात्र विधायक रह गए हैं जिन्होंने नहीं इस्तीफा दिया, आगे चुनाव भी होना है, और कुछ ना कुछ जहां तक लोगों की बात है, तो मेरा एक निजी मानना ये है कि उन्होंने जब इतनी सेवाएं दी हैं तो लोग भी उनसे जुड़े होंगे, और इसका आने वाले समय में कांग्रेस पर प्रभाव जरूर दिखेगा, और ये उनका निजी मामला रहा जो उन्होंने ये फैसला लिया है। ज्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूंगा, गुलाम नबी आजाद जी ने जो फैसला लिया वो कांग्रेस में हित में नहीं है, और कांग्रेस पार्टी को अपना इस पर पुनर्विचार करके नए सिरे से विचार करना चाहिए। जैसे पूर्व में वेनी जी ने भी पार्टी छोड़ दी, बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, तो इस चीज को गहनता से लेना चाहिए। तो बस मैं इतना ही बोलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल मिसाई। शेखर जी, गुलाम नबी आजाद जी ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस से इस्तीफा दिया। मैं चाहता तो बहुत हूं कि हाँ इसके ऊपर अपनी निगाह डालूं, लेकिन अब निगाह डालूं तो कहीं ना कहीं मुझे ताक झांक करना पड़ेगा। ताक झांक करने की मेरी आदत नहीं है, और ताक झांक करूंगा तो लोग ये पीछे पड़ जाएंगे। मैं तो केवल एक बात कहता हूं कि मौजूदा माहौल में जो नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, जो फिरका परस्ती का माहौल, फिरका परस्ती के नाम पे जब कुछ लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट आती है तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि फिरका परस्ती की बात हमसे संबंधित है, हालांकि मेरी किसी से नहीं। जो भी फिरका परस्ती कर रहा होगा वो कर रहा होगा, वो मुस्कुराए या ना मुस्कुराए अलग बात है। तो फिरका परस्ती और नफरत के माहौल से मेरा मानना ये है कि आने वाले वक्त में केवल लड़ाई जो है वो फिरका परस्त ताकतों और लिबरल फोर्सेज में, गंगा जमनी तहजीब वाले, हिंदुस्तान किसका है, संविधान किसका है, कैसे प्रजातंत्र यहाँ पे रहेगा, ये इस बीच में चुनाव आएगा। अब इसमें लोग ये तो जो है बेहतर जो है कांग्रेस के लोग बता पाएंगे किन परिस्थितियों में उन्होंने दिया हो, किस परिस्थिति में लिया जा रहा है वहां पे, तो क्या कमेंट करूं। सुधीर जी, सवाल हो तो अनिल जी पूछ सकते हैं। सुधीर जी भाई साहब, कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। स्वतंत्रता के बाद पहली पार्टी कांग्रेस ही थी जिसने इस देश को बनाया और सजाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जब हम सिंहावलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि 1951 के बाद से पार्टी कम से कम 52 बार टूटी है, और 52 बार ऐसी नहीं टूटी है कि उसके अच्छे अच्छे नेता जो अपने अपनी जगह पे एक छत्र का कार्य कर रहे थे और बड़ा मजबूती से अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश जो है वो पार्टी से अलग हुए। कुछ नाम हम आपको बताएंगे जब आपको मालूम सिंहावलोकन करेंगे, कुछ नाम भी आने चाहिए कि कौन कौन ने तोड़ा पार्टी को या कौन कौन ने छोड़ा पार्टी को। सबसे पहले जीवत राम कृपलानी, श्री राम गोपालाचारी जी, एनजी रंगा जी, चरण सिंह जी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आर बनाई थी रेड्डी ग्रुप से। फिर के कामराज, मोरारजी देसाई, बीजू पटनायक, जगजीवन राम, श्रीमती इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर उन्होंने कांग्रेस आई बनाई। देवराज अरस, एनके एंटोनी, शरद पवार, बंसीलाल बंगर, अप्पा माधवराव सिंधिया, ममता बनर्जी, सुखराम, सुरेश कलमाणी, पीए संगमा, तारिक अनवर, के करुणाकरण, अजीत जोगी। अब इसके बाद आगे हैं गुलाम नबी आजाद जी।
तो क्या कारण बनते हैं कि कांग्रेस जब कोई पार्टी किसी को छोड़ती है, कांग्रेस का कोई नेता छोड़ता है, तो क्यों नहीं ऐसा एक माहौल आता है कि हम उनको धोखेबाज कहें, हम उनको क्या कहें, सबसे पहले उनके मनाने के प्रयास क्यों नहीं होते हैं? ये इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा संगठन, हम उसको मनाएं, कम से कम हम एक ही स्वर में क्यों बोलने लगते हैं? तो इसको देखिए कि जो भी नेता है उनको धोखेबाज कह रहा है, उनको ये कह रहा है, कभी मनाने का प्रयास। एक छोटा सा उदाहरण हम देखते हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी में भी ये सब हुआ। अभी छोटा सा था कि वो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ी तो उनको मनाने के प्रयास एकदम ऊपर लेवल से शुरू हो गए। वो ऐसे किए जा रहे थे कि मालूम पड़ा वो वापस आ जाएंगे, वो नहीं आए वो अलग बात है। तो क्यों नहीं कांग्रेस इस कार्य को करती है? और ये भी देखा गया है, जैसे ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ी तो ममता, कांग्रेस वहां बहुत मजबूत थी, ममता बनर्जी ने उनका वोट अपने में शिफ्ट कर लिया। ऐसे ही शरद पवार को देखिए, ऐसे अजीत जोगी को देखिए, ये अपनी अपनी जगह बहुत बड़े छत्रप थे, लेकिन उन्होंने, कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को ऐसे छोड़ा, तो लगता है कि कांग्रेस इन नेताओं को अपने साथ रखना नहीं चाहती है, या अपने साथ उनको लेना नहीं चाहती है, या उनकी बातों को मानना नहीं चाहती है। क्योंकि उनके पास 49 साल का अनुभव था, एक बहुत बड़ा अनुभव था, उनके अनुभव का फायदा उठाया जा सकता था। लेकिन चूंकि अब सब जगह परिवर्तन है, भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन है, लाल कृष्ण आडवाणी को कोई नहीं पूछ रहा है, जोशी जी को कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ अपने विचारधाराओं को पुष्ट करना चाहिए था कि हम अपने कार्यशाला कुछ करते हैं, कि कांग्रेस में कोई कार्यशाला होती है कि नहीं होती है, कांग्रेस के संगठन के कार्य होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ऐसे कोई कार्य उनको अपने करने चाहिए थे कि किस तरह से कांग्रेस का संगठन मजबूत हो। तो इस चीज को ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी में भी टूटन होती है। बहुत बड़े कल्याण सिंह हमारे यहाँ से टूटे, और कल्याण सिंह टूटे, येदियुरप्पा ने भी अपनी पार्टी बनाई, कल्याण सिंह ने, जो कि मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो 4 सीटें अपने क्षेत्र में नहीं जीत पाए। और जबकि आप देखिए ममता बनर्जी अपने से अलग हुई, कांग्रेस से अलग हुई, तो वो मुख्यमंत्री बनी हुई है। बीजू पटनायक उड़ीसा से अलग हुए तो वो मुख्यमंत्री बने। चरण सिंह देखिए प्रधानमंत्री तक बने, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री तक बने। तो ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि कम से कम कांग्रेस को इस समय धोखेबाज ना कह करके, देखिए एक अनुभव होता है, एक सीनियर नेता होता है, उसके पास अनुभव होता है, तो उसके अनुभव को दरकिनार कर देते, चलिए अनुभव नहीं है, आप बहुत सीनियर हैं, लेकिन उनको ऐसे शब्दों से भी ना कहा जाए कि जैसे वो आहत हो। तो हमारा तो यही अनुरोध कांग्रेस के लोगों से रहेगा, क्योंकि हम लोग तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन संगठन के कार्य को करने के लिए अपने को कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक नीचे भी जाना पड़ता है, और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए उस कार्य को करना पड़ता है। धन्यवाद। श्वेता जी। भाई साहब, कांग्रेस की स्थिति इस समय वही है कि जब नाज मनुष्य पे चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। इस समय कांग्रेस की स्थिति और कांग्रेसियों की स्थिति यही है। मतलब गुलाम नबी आजाद जी ने एक पूरा खुला पत्र लिख दिया है, लेकिन हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के जो यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं, और जो कांग्रेस की जनरल बॉडी है जिसको विचार करना चाहिए और वो करना चाहिए, वो उस पर विचार करने के बजाय उसकी टिप्पणी करी जा रही है। और जब ये समय आत्म अवलोकन का है, आत्म मंथन का है, तब भी बीजेपी पर निशाना लगाया जा रहा है। भाई साहब, इसमें बीजेपी का क्या दोष है? ये और हम लोगों को फिरका परस्त कहा जा रहा है। अगर मैं कहूं कि फिरका परस्त तो सर्वथा गलत आरोप है। आपकी तुष्टीकरण की, अलगाववाद की, सांप्रदायिक राजनीति का अंत हो गया है भाई साहब। कांग्रेस की चूल्हे हिल रही हैं, इसको स्वीकार कर लीजिए। जो उन्होंने पत्र लिखा है, अगर सिर्फ उसी पर मंथन कर ले कांग्रेस, तो शायद एक बार फिर पूरा न सही कुछ अंश के रूप में अपने गौरव को पा सकती है। और जैसा कि अभी कहा गया कि राष्ट्रपति से अगर कोई मिलने जाएगा तो पीए इशारा कर देगा, तो मैं इस चीज का थोड़ा सा वो करना चाहूंगी कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, राहुल गांधी जी से भी नहीं, मोदी जी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। तो ये तुलना गलत है, ये नहीं होनी चाहिए।
पीए इशारा कर रहा है या नहीं कर रहा है वो एक अलग बात है। और भाई साहब बस इस अपने कांग्रेस के टूटन को देखने के बजाय सिर्फ इस बात पर खुश हैं कि वो 150 जो जर्नल वो हैं सोशल लोग जो उनके संग आ गए हैं, बस यही अगर सिर्फ ये 150 लोग कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर देते तो जो इतनी पुरानी पार्टी है, इतने अनुभवी नेता को आज छोड़ना नहीं पड़ती। और कहा जाता है कि बूढ़ा पेड़ भले कुछ ना दे, फल ना दे, लेकिन छाया तो देगा, अनुभव तो देगा। आप बीजेपी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, बीजेपी से ही शिक्षा ले लीजिए भाई साहब। संस्कार, सभ्यता, हम लोग आडवाणी जी को सम्मान देते हैं, जोशी जी को सम्मान देते हैं। सपा के भी प्रवक्ता ने कहा कि हम क्या आप बताएंगे, आपकी रीति नीति कांग्रेस दोनों बराबर है। आपके यहाँ बड़े लोगों को बैठा दिया जाता है धक्का देके कुर्सी पे, सम्मान नहीं दिया जाता है भाई साहब। मामला आपका, मैं बोला नहीं बीच में प्लीज, मैंने बीजेपी का नाम नहीं लिया ना। मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं तो सपा को कह रही हूँ पर्सनल, आपको तो मैं थोड़ी ना कर रही हूँ। सामने आनी थी जब मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने दोनों की, ठीक है भाई साहब, दोनों की रीति नीति एक है। और बस मुझे यही कहना है कि अपने आंतरिक उस पर ध्यान दिया जाए। फिरका परस्ती का आरोप लगाया है आपने भाई साहब, तब बीजेपी को बोलना पड़ा है, नहीं तो नहीं बोलते। आपने नहीं लगाया, बीजेपी का नाम नहीं लिया, फिरका परस्त ताकत बोला, मैंने फिरका परस्ती में कहीं मुद्दे पे बात करना है, ठीक है ठीक है, आप रहने दीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए। मामला मुद्दा गंभीर है, उस पर बात करनी चाहिए। इसको हम लोग को आपस का वो नहीं बनाना चाहिए। संबोधित करिए, मैं भी अनिल जी को संबोधित करूंगा। अनिल जी, मैंने अपने को शुरू से विड्रा कर लिया कि कांग्रेस और आपके बीच की बात है, मैंने कोई आरोप किसी पे नहीं लगाया। ऐसा नहीं होता, कई बार इस चीज को कह चुका, ऐसा नहीं होता राजनीतिक व्यक्ति के लिए। अब देखिए सुधीर जी ने विचार व्यक्ति, सारा तार्किक ज्ञान उनके पास है, सारा नॉलेज है। राजनीतिक व्यक्ति शून्य नहीं होता, वो कह के नहीं बच सकता कि शून्य नहीं होता। लेकिन जो ताजा मामला उनका उसका है, उसमें जो वो जानेंगे वो जानेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, कांग्रेस लड़ेगी, उसमें सपा का पूरा हस्तक्षेप होगा, पूरी उसकी पूरी दखल होगी। ये कह के आप बच नहीं सकते कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं, ये बात आप कह के नहीं बच सकते कि ये बात आप कह के नहीं कर सकते। देश की राजनीति, चर्चा को खत्म कर दे रहे हैं, बहस नहीं करते, आप जानते हो, मैं आपसे करता हूं, किसी और से। देश की राजनीति में अगर एक बड़ी उथल पुथल हो रही है, ज्ञान ये है, अगर पढ़ना है तो पढ़ना सुधीर जी से सीखिए। ये पूरा जरूरी नहीं है उसके लिए, जल्दी हम प्रक्रिया जरूरी नहीं, हम पे है, आपसे कोई सही मत स्वीकार न करें अनिल जी, अलग बात है। रिसर्च करके लाए, आप भी कांग्रेस में रहे, हमें अपनी बात कहने का हक है। देखिए कांग्रेस में रहे, आपसे इस डिबेट में और मैं खामोश हूँ, मैं बहस नहीं कर रहा, मैं खामोश हूँ। आप भी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, आपने अगर दिन में अध्ययन किया तो बहुत अच्छा ज्ञान मिल सकता था डिबेट में। आप अपने समय तक जो आपने 30-35 साल बिताए हैं, मिल सकता था, कुछ समय मिल सकता है। और कहां किसी स्टेज के ऊपर हम बोल दे मुझसे, आप इस डिबेट में बहुत अच्छी जानकारी, छोड़िए। जिन लोगों ने अध्ययन किया है वो बोल रहे हैं, जिन लोगों ने अध्ययन किया है वो बोल रहे हैं। और मान लीजिए कि मेरा अध्ययन नहीं है इसलिए मैं लापरवाह हूँ, हाँ, जो लोग, लेकिन मेरा सही उचित है, इसमें कोई बात हुई पूरी। जी भाई साहब, बस मुझे यही कहना है कि कांग्रेस और सपा है समवैचारिक, अलग नहीं है, और इसलिए और दोनों की रीति नीति कहीं ना कहीं मिलती जुलती है, इसमें कितना भी इंकार किया जाए, लेकिन ये छुपा हुआ है। और अब बस मुझे यही कहना है कि आत्ममंथन करें, बीजेपी का अवलोकन करने के बजाय आत्मावलोकन करें बस। और एक चीज और जानना चाहती हूँ, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन सी ऐसी बीमारी है जो इस देश में सही नहीं हो सकती? आप ही के द्वारा स्थापित किया गया ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में ही है, वो वहां इलाज कराने के बजाय बार बार परिवार सहित विदेश क्यों चले जाती हैं? इसका जवाब अगर आपके पास हो तो आप कृपया मुझे जरूर दें। चलिए वरुण जी बोलिए। जी भाई साहब, देखिए, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा कि साहब कांग्रेस को हम खड़ा करना चाहते हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं और हमारे यहाँ संस्कार है साहब, बड़ों के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं की जाती। दूसरी चीज़ आप देखिए कि 49 साल तक आप कह रहे हैं कि हमने साहब पार्टी की सेवा की, एक ब्लॉक स्तर से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हुए साहब प्रदेश के सीएम रहे, 2014 में हार के बावजूद भी साहब पार्टी ने साहब राज्यसभा भेजा और नेता प्रतिपक्ष रहे, तमाम प्रदेशों में पार्टी ने साहब प्रभारी बना के भेजा। और आप देखिए कि अभी 4 दिन पहले साहब राहुल जी की जय जयकार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से, अगर आप परिवार के अंग थे तो पार्टी के दोनों शीर्ष लीडर इस समय दिल्ली में साहब मौजूद नहीं है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य खराब होने के कारण बाहर हैं, अपना इलाज कराने के लिए गए हैं। तो आपको धैर्य रखना चाहिए था,
आपने तो बिल्कुल कहना चाहिए बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इस तरीके से हताशा नहीं जाहिर करता है। आप इतने हताश और लाचार, आपके इस जो आपने ऑन रिकॉर्ड जो रिटन स्टेटमेंट दिया, पेपर जो आए सबके सामने, तो साहब इस तरीके से आपने जो काम किया, कहीं ना कहीं धरातल पे जो एक कार्यकर्ता काम करने वाला है उसमें भी साहब गंदा बड़ा संदेश जाता है। और जिस तरीके से आप कांग्रेस पार्टी अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो अपनी रोड मैप जो तैयार किया है, आपने उसके भी विषय में विचार नहीं किया। आपको पार्टी ने सब कुछ दिया, आप इतना अपना धैर्य खो बैठे कि साहब आपने सार्वजनिक किए ये सब चीजें। तो कहीं ना कहीं अगर आप परिवार के अंग थे और आप परिवार को समझते तो साहब अपनी बैठ के बात करते। कहीं ना कहीं आपने साहब सत्ता की मलाई खाई है। और अब कहीं ना कहीं मेरी जहां तक जानकारी है, राज्यसभा में टिकट ना दिया जाना, ये जो खलबली दिख रही है ये उसी का एक नतीजा है। और अभी हमारी भाजपा की साथी ने कहा कि साहब संस्कार, बिल्कुल सही कहा। संस्कार शीला दीक्षित जी को भी किस तरीके से राहुल जी ले जाते थे ये भी किसी से छुपा नहीं है। और अडवाणी जोशी जी की जो आपने बात की, देखिए बुजुर्ग है, हम भी सम्मान करते हैं, ऐसा कोई दल नहीं है देश में जो उनका सम्मान ना करता हो। किस तरीके से मंच से और कुर्सियां तक उन्हें नहीं मिली साहब, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन बात आई है तो मैं कहूँगा जरूर। तो जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो आचरण अपनाया, ये एक निष्ठावान कार्यकर्ता का आचरण नहीं है। चलिए साहब। देखिए, बात मुद्दे से हट के थोड़ी हो गई है तो दो बातों में मैं जवाब दे रहा हूँ। जो सपा और भाजपा को आप कहते हैं, सॉरी कांग्रेस और सपा को आप कहते हैं, तो मैं याद दिला दूं कि सपा को 3 बार मुख्यमंत्री बनाने वाली भाजपा ही थी। तो आपका तो उनका पुराना भाई साहब बार बार वही बात। और दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात आप करते हैं कि अगर इलाज के लिए कोई व्यक्ति अगर विदेश जा रहा है तो आप उसे क्या पूछ के जाए क्या? अरे उसका पासपोर्ट बनता है, बीमारी बताए, बीमारी सबसे पुरानी पार्टी है ये। संविधान का आप इस तरह आप लोग माहौल बनाते हैं, संविधान की तौहीन करते हैं। संविधान में पूजा पाठ तक का दिया गया है, आप इलाज की बात कर रहे हैं। और रही बात सरकारी परमिशन की, तो बगैर वीजा पासपोर्ट तो आप जा नहीं सकते हैं। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि अब आपसे और पूछे, बीमारी बताए वो। तो ये एक संविधान का माहौल न बनाइए, संविधान की तौहीन मत करिए। दूसरी बात, अब आपने जो गुलाम नबी जी से आपका प्रेम होना या शिवपाल यादव जी से प्रेम होना या वरुण जी से प्रेम होना, ये नया नहीं है। अल्पना यादव जी को प्रेम किया, देखिए उन्हें मझधार में छोड़ दिया। तो आपकी ये तो फितरत है ये कि जो दूसरे से आया उससे आप प्रेम दिखाते हैं। ये तो आज थोड़ा दूसरा एंगल भी सोचिए। जो 73 साल का बुजुर्ग राजनेता हमारा है, वो एक घर का बुजुर्ग होता है और घर में तमाम बातें अगर कोई बच्चे कर देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इस तरह के फैसले ले। आज उनके पास एक लंबा तजुर्बा था, उस तजुर्बे को पार्टी के और देश के इस आड़े वक्त में, जब उनको मालूम था कि इन 8 सालों में 1% सरकारी नौकरी नहीं मिली हमारे युवाओं को, 12 करोड़ नौकरियां गई हैं, अर्थव्यवस्था हमारी रसातल में जा रही है, कर्ज हमारा दुगना हो रहा है। इन परिस्थितियों में किसान बेहाल है, आम जनता महंगाई से परेशान है। आज देश की अगर वो होते चिंता करने वाले तो आज वो इस तरह ऐसे आड़े वक्त में कांग्रेस नहीं छोड़ते। और उनको ये भी जानना चाहिए था कि आज 150 सिविल सोसाइटीज जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जो भाजपा के साथ खड़ी थी लेकिन 8 सालों में उनका मोह भंग हो गया, आज वो कांग्रेस के साथ खड़ी हैं। आज इन परिस्थितियों में अगर हम कांग्रेस छोड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के, मैंने शेखर साहब दोबारा दोहरा रहा हूं कि वहां पे जो भी पार्टियां हैं उनमें वोट इनका पार्टी का बटेगा, नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, तो इन सबका लाभ किसको मिलेगा? ये गुलाम नबी साहब खुद जानते हैं। ये तो ये वोटों का जब बंटवारा होगा उसमें एक हिस्सा और बढ़ गया तो इसमें सीधा सीधा फायदा किसको हो रहा है? भाजपा को हो रहा है। तो ये सारी बातें गुलाम नबी जी 49 साल का अनुभव था, ये सब वो जान रहे हैं। या जहां पार्टी लड़ाएंगे ओवैसी की तरीके से, वहां पे नुकसान किसका होगा? वहां पे नुकसान विपक्ष का होगा और फायदा होगा भाजपा का। तो आज इसीलिए मैंने कहा कि फिरका परस्त ताकतों को मजबूत करने के लिए ये आपने फैसला लिया है। इसकी कुछ भी इसके बारे में दो राय हो ही नहीं सकती है। ये समय था देश को मजबूत करने का, देश की अर्थव्यवस्था की जो बात हो रही थी उसमें अपनी राय देने का।
युवाओं को किस तरीके से हमारी बदहाली दूर हो, ये राय देने का। आज चीन से हमारा 8 सालों में जो वादा किया गया था, जो दवाएं बनती हैं 70% रॉ मटेरियल हमारा चीन से आता है। आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, जो हमारी कथनी है वो करनी में फर्क है। आज इन बातों को उजागर करते देश के सामने, और भारत भाई साहब आजाद जी ने कहा है कि जो राहुल जी ने अध्यादेश फाड़ा था और पीएम के ऊपर जो नकारात्मक टिप्पणी करी लगातार, वही आपकी हार की सबसे बड़ी जिम्मेदार है। भाई साहब अभी भी समय है, आपकी पट्टी खोल लीजिए और जो कहा है उस पर विचार कर लीजिए और देश को बाद में जोड़िएगा, पहले कांग्रेस को जोड़ लीजिए। मुद्दों को जनता के बीच ले जाना। आज वो 73 था, भाई साहब आप ही परेशान है और आपकी पार्टी परेशान है। केवल राजनीतिक मुद्दे थे, उनको अपने अनुभव का लाभ देते, जनता को जागरूक करते। आज उनको ये करना चाहिए था, ना कि ये करना चाहिए था कि उनके इस कृत्य से भाजपा को लाभ मिले, वोटों का बंटवारा हो। ये उन्होंने आज काम किया है। इसकी ये एक बहुत चिंतनीय बात है। ये कांग्रेस से ज्यादा ये देश के प्रति बात है, बहुत चिंता की बात है कि आज फिरका परस्त ताकतों को मजबूत करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। भाई साहब यही हट धर्मिता कांग्रेस को रसातल में लिए जा रही है, पूरा धसा दिया है, अभी भी आप मानने को तैयार नहीं है। भाई साहब आप बदल जाइए, हो गया, बीजेपी के पीछे पड़ना छोड़ दीजिए। को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र में जीत हार मानते हैं। आप केवल गांधी परिवार का संविधान मानते हैं। भाई साहब आप कुछ भी बोलेंगे सही है, हम बोलेंगे गलत हो जाएगा, इसलिए आप सुनिए। भाई साहब बहुत बोले आप सुन लीजिए थोड़ा सा। परसेंट वोट देखे आप कह रहे हैं हमने 72% तक वोट लिया है और 70 साल देश पे राज किया। तो लिया था भाई साहब, लिया था। हमने कब इंकार किया? हमने कब इंकार किया? हमने आपसे बेहतर कार्य किया, इसलिए जनता आज हमारे साथ है। आपने कहा कि ये नकली आजादी है, तब भी कांग्रेस ने नहीं कहा कि ये आरएसएस राष्ट्रद्रोही है। हाँ, पटेल जी ने जरूर कहा इनकी गतिविधियों को देख के, और उन्होंने बस वही गलत इतिहास पढ़ लिया है, उसी को रटते रहते हैं, उसमें कुछ चेंज ही नहीं करते हैं। गलत है भाई साहब। लेकिन कांग्रेस ने कभी राष्ट्रद्रोही नहीं किया। आप लोग क्या फायदा? हाँ ध्रुव राज बोलिए। हाँ आपने 37% हमने मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि अभी जो बीमारी को लेके जो बात हो रही थी कि इलाज यहाँ हो सकता था, वहां विदेश क्यों गए हैं, ठीक है, उस बात पे मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। अभी 15 अगस्त को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, जो तिरंगा झंडा जो खरीदा गया है वो कहां से खरीदा गया? भारतीय जनता पार्टी ने कहां से खरीदा है? उसका रोजगार कहां पे मिला? और दूसरा पहले सुन लीजिए। दूसरी चीज, जिस वक्त देश आपको सौंपा गया था, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जीडीपी कहाँ पे थी? इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस वक्त जीडीपी कहाँ पे थी और आज जीडीपी कहाँ पे है? उस वक्त जीडीपी कहाँ पे थी और आज जीडीपी कहाँ पे है? ये भी एक प्रश्न है। हम लोगों से पूछ रहे हैं किसे पे रही? हाँ किसे पे रही? हाँ भाई साहब झंडे वंडे का हिसाब मत पूछिए, पहले आप अपना हिसाब दीजिए, फिर आप बीजेपी से हिसाब पूछिएगा। आप वरुण बोल रहे थे, वरुण। हाँ वरुण जी, वरुण बोल रहे थे, आवाज नहीं यार। वरुण चलिए, और किसे बोलना? हाँ जी, आज फिर वही बात आती है, यहाँ पे ना पार्टी की बात है ना किसी व्यक्ति विशेष की बात है। आज देश की जिन परिस्थितियां से देश गुजर रहा है, आज जो भारत सरकार के आंकड़े हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपने आंकड़े नहीं दे रहा हूँ, ये भारत सरकार के आंकड़े देके बात कर रहा हूँ। परिवारवाद पर रोक लगनी चाहिए। ये जो समस्या है मूल रूप में आज के मुद्दे की मैं बात कर रही हूँ। गुलाम नबी आजाद जी ने स्पष्ट कहा है, नॉन सीरियस राजनीति, और एक ऐसा नेतृत्व थोपा जा रहा है जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लोगों को स्वीकार नहीं है। ये आज का मुद्दा है और आप सड़क पर आइए, जनता के बीच में आइए, महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार लेके यहाँ पर बैठकर बोलने से कुछ नहीं होगा। भाई साहब सड़क पर आइए, जैसे हम टेंडर लेके किया है ना, धरना भी करिए। गाली जा रही है। अरे सुन लो भाई साहब, देखिए, जिन गुलाम नबी आजाद जी को 49 साल की मेहनत का नतीजा पार्टी ने साफ सब कुछ दिया,
आप ये पुरानी बात। हाँ भाई साहब एक मिनट सर, आप देखिए कि इन्होंने कश्मीर में साहब पार्टी के लिए क्या किया, इन्होंने क्या किया, कौन सा ऐसा इन्होंने प्रदर्शन किया, कौन सी इन्होंने ऐसी कार्रवाई की जो साहब सेंट्रल गवर्नमेंट का साहब इन्होंने विरोध किया हो, या दिल्ली में साहब ऐसा कोई प्रदर्शन किया हो, तो कहीं ना कहीं आपने उनकी संवेदना निकलवा दी कांग्रेसियों ने। 1 मिनट बोलिए, समय समाप्त हो रहा, बहुत ज्यादा हो रहा। हाँ 40 मिनट हो गए। हाँ जल्दी से। भाई साहब हमें भाजपा विकास पे बात नहीं करेगी, भाजपा कभी। सुनो भाई। हाँ पहले आप करेगी। भाई साहब हमें तो यही कहना है कि देखिए, 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और दोनों की विचारधाराएं हैं। विचारधाराएं हो सकती हैं, दोनों की अपनी अपनी विचारधाराएं हो सकती हैं। हम किसी की विचारधारा को गलत नहीं मानते हैं, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं जोड़ना चाहिए कि हम उसको फिरका परस्त कहें, हम उसको ये कहें। विचारधाराएं हैं, विचारधाराओं की लड़ाई है। कहीं पर भी कोई भी अगर बुद्धिमान आदमी होगा तो विचारधारा की लड़ाई की बात करेगा। और ये अवश्य कहना चाहता हूं कि जब संगठन की बात आती है, प्रणव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मतलब जो है उनसे मिलना भी चाहिए और उनसे बात भी करनी चाहिए, लेकिन ये आवश्यक है कि ऐसे विवेक जी ने कहा था कि जहां जहां पार्टी टूटी वहां पार्टी को नुकसान हुआ, ऐसा कहीं नहीं है। पार्टी उड़ीसा में टूटी थी, बीजू पटनायक अभी तक उनके घर के लोग सब, अभी लड़का बना उससे पहले वो मुख्यमंत्री 3-4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ममता बनर्जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। के करुणाकरण वहां पे अपने मजबूत बने हुए हैं। लेकिन ये क्या किया जाता है कि जो पार्टी को आप पार्टी में रख करके संगठन की बात ना करें। अगर आप संगठन की बात नहीं करते हैं तो ये आपके लिए परेशानी का कारण है। हम तो फर्रुखाबाद में ही देखते हैं, हम तो उस गली से निकलते थे, कांग्रेस का झंडा अनिल जी के यहाँ लगा रहता था और कांग्रेस के बहुत ऊंचे कार्यकर्ता थे। हम तो छोटे थे, हम उनके घर जाते थे। हम लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखते थे तो इनके घर हम लोग जाते थे, पूछते थे। आज भाई साहब ने पार्टी क्यों छोड़ी, इनसे कभी किसी कांग्रेस के पार्टी लोगों ने पूछा कि पार्टी आपने छोड़ी क्यों? ये स्थानीय मुद्दे भी हैं, ऐसा नहीं है। सुन तो लीजिए भाई साहब, अभी विमल तिवारी जी के बेटे दोनों हैं, क्या करते हैं? ऐसे बहुत से कांग्रेस के नेता यहाँ पर रहे, साथ राधा रमन जी रहे और भी बहुत से कांग्रेसी नेता रहे जिनको मैं जानता हूँ, द्वारका नारायण दीक्षित जी रहे, बहुत से ऐसे नेता रहे जो मतलब कांग्रेस का झंडा उठाए घूमते थे। आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये संगठन की कमी है। जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, संगठन के लिए आप कुछ कार्य नहीं करेंगे, तो आप ये अवश्य मान लें कि भारतीय जनता पार्टी को आप दोष देते रहे, आप उनको दोष देते रहे, आप समाजवादी पार्टी के लिए कहते रहे, जब तक आप संगठन को अपने स्थानीय लेवल पे नीचे स्तर तक के लिए मजबूत नहीं करेंगे, ऊपर वाले पार्टी कार्यकर्ता ऐसे अपने को टूटते रहेंगे, क्योंकि वो भी नीचे देखते हैं। भगवान भी देखता है कि हमारी प्रजा संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है। अगर भगवान ये देखेगा कि प्रजा संतुष्ट नहीं तो क्यों नहीं संतुष्ट है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। कांग्रेस ऐसी छोटी मोटी पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी। उसके अच्छा ये भी है कि समय सबका आता है, समय आज उनका है, समय आज आपका भी आएगा, लेकिन समय के साथ आपको चलना पड़ेगा। हमारे भी मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी के भी 2 सांसद थे केवल, धीरे धीरे अपने को मजबूती की है। आज ऐसा नहीं है, इतना प्रणव जी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि समय नहीं आएगा, समय अवश्य आएगा, लेकिन उसके लिए संगठन की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। आपने जिन जिन को छोड़ा उनको मनाना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा। ये सब आप ही के नेता हैं जो बने हुए, ममता बनर्जी और मेरे बीजू पटनायक और हर जगह आपके हैं, शरद पवार, ये सब आप ही के नेता हैं। क्यों नहीं आप उनको मनाते हैं, क्यों नहीं आप उनको बुलाते हैं, क्यों नहीं आप उनको इकट्ठा करते हैं? आप देखिए, मैं बीजेपी का भी उदाहरण देखिए, येदियुरप्पा अलग हुए थे, येदियुरप्पा भाजपा में आए, कल्याण सिंह अलग हुए थे, कल्याण सिंह भाजपा में आए, और आपसे जो अलग हुआ आज तक वो भाजपा कांग्रेस में नहीं आ पाया, क्या कारण है? इस पे विचार करना होगा, और विचार करिए तभी आप संगठन का मजबूत कर सकते हैं। और गुलाम नबी आजाद जैसे लोग, जो और लोग छोड़ने जा रहे हैं, मनीष तिवारी ने भी आज कहा है, मनीष तिवारी का भी वक्तव्य आया है, तो इन सबको देखिए और अपने हिसाब से कार्य करिए। हमें किसी के लिए नहीं कहना, लेकिन पार्टी के लिए जो भी सोच है हमारी एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, वो मैंने आपको बताई। धन्यवाद। अच्छी टिप्पणी के साथ में समाप्त हो रही है। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए विवेक नारायण मिश्रा जी का, अनिल मिश्रा जी का, वरुण त्रिपाठी जी का, श्वेता जी का, सुदेश जी का, ध्रुव राजपूत का और वरुण त्रिपाठी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अनिल जी कांग्रेस में जाइए, कांग्रेस में।